नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फ़ोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम लिमिटेशन एक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। लिमिटेशन एक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी जुड़ेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फ़ोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-612-7937 और 0120-612-7938। और राम नरेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है राम नरेश जी आपका लीगल हेल्पलाइन में। और सर, सबसे पहला बुनियादी सवाल, उसी की शुरुआत, लिमिटेशन या सीमित समय का कानूनी मतलब क्या होता है सर? देखिए, जो लिमिटेशन का कानूनी मतलब है वह है नियत समय सीमा, यानी कि जिसके भीतर कोई व्यक्ति कोई मुकदमा, अपील या आवेदन दाखिल कर सकता है। यह अवधारणा इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 2J में स्पष्ट की गई है, जहां कहा गया है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन यानी कि यह वह अवधि है जो किसी सूट, अपील या एप्लीकेशन के लिए अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित है। प्रेस्क्राइब पीरियड यानी कि ये वह अवधि है जिसे इस अधिनियम की गणना संबंधी धारणाओं के अनुसार गिना जाता है। लिमिटेशन एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है कि समय सीमा के भीतर ही मुकदमे दाखिल हों ताकि सबूत ताजा रहें, न्याय प्रवाह में देरी को रोका जा सके और निष्पक्षता और प्रक्रिया की निश्चितता बनाई रहे। तो संक्षेप में हम कहें तो लिमिटेशन कानून की वह सीमा है जो कानूनी वाद की वैधता को सुनिश्चित करती है, न कि अधिकार को समाप्त करती है, और सिर्फ उस पर मुकदमे की मियाद तय करती है। ठीक है सर, अगला सवाल है कि सीमित समय की गणना कैसे की जाती है और इस अधिनियम के तहत समय की गणना करने के लिए कौन से दिन शामिल नहीं किए जाते हैं? लिमिटेशन एक्ट 1963 में जो सेक्शन 12 से 15 के अंतर्गत गणना के नियम दिए हुए हैं। सबसे पहले तो जो प्रारंभिक दिन यानी कि जिस दिन कोर्ट का कोई निर्णय आया है तो वो दिन छूटेगा, यानी कि जिस दिन से समय चलना शुरू होता है उसे गिनती में नहीं लिया जाता। पहली बात। दूसरा, कॉपी प्राप्त करने का समय, यानी कि यदि आप कोई जजमेंट, डिग्री, अवार्ड के खिलाफ अपील, रिवीजन या रिव्यू कर रहे हैं तो निर्णय घोषित होने का दिन, एग्जीक्यूटिव कॉपी प्राप्त करने में लगा समय और अवार्ड की कॉपी प्राप्त करने का समय सभी समय सीमा से बाहर होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि 21 जुलाई को कोई निर्णय हुआ है और कॉपी उसकी मिलती है हमें 28 जुलाई को, तो ये जो 7-8 दिन की समय सीमा है ये उसमें डिडक्ट हो जाएगी, यानी कि ये जो पीरियड है कॉपी मिलने तक का ये उससे छूट मिल जाएगी। तीसरा, जो कोर्ट में प्रॉपर एप्लीकेशन, यानी कि किसी के पास कोर्ट फीस देने के पैसे नहीं है, वो कोर्ट फीस देने में असक्षम है और प्रॉपर आवेदन करता है तो वो भी इस अवधि में शामिल नहीं किया जाता। अच्छा। चौथा है जो कोर्ट की मौजूदगी में गलत जुरिस्डिक्शन, यानी कि कई बार होता है कि आपको सपोज जाना तो था कैट के अंदर यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में और आप गलती से चले गए हाई कोर्ट में, तो वो जो रॉन्ग जुरिस्डिक्शन है, ड्यू डिलिजेंस के साथ अगर आप कोई भी वादी है वो रॉन्ग जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करता है तो वो जो पीरियड है उसमें जो समय खराब हुआ है वो भी उसमें छूट मिलती है। अच्छा। यानी कि यदि आप आपत्तियां दाखिल करते हैं लेकिन कोर्ट के पास उसका जो जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो भी समय सीमा से बाहर रहेगा। एक इंजंक्शन, सहमति नोटिस या प्रतिवादी की अनुपस्थिति, यानी कि कोई इंजंक्शन या ऑर्डर जारी होता है तो उसका समय शुरू और खत्म होने के दिन समय सीमा से बाहर होते हैं, या कोई पूर्व नोटिस या सरकारी अनुमति लेने का समय भी उसमें नहीं जोड़ा जाता।
और यदि प्रतिवादी भारत या भारत के कंट्रोल में आने वाले क्षेत्र से बाहर है, यानी कि वो विदेश में रहता है, तो वह अवधि भी समय से अलग होती है। सपोज कोई बाहर इंग्लैंड या अमेरिका में रह रहे हैं और वो 6 महीने बाद आते हैं, तो वो 6 महीने का जो पीरियड है वो भी उसमें कॉन्डोम किया जाता है। तो ये जो सभी नियम है ये सुनिश्चित करते हैं कि केवल न्यायालय और निष्पक्ष तरीके से समय की सार्थक गणना हो सके। ठीक है यादव साहब, अगला जो प्रश्न है वो भी समय सीमा से ही जुड़ा है कि न्यायालय बंद होने पर समय सीमा का क्या होता है। जब न्यायालय बंद होता है और समय सीमा समाप्त हो जाती है तो फिर आगे की जो कार्रवाई है वो कब से शुरू की जा सकती है? ठीक बात है। न्यायालय बंद होने पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 की जो धारा 4 है उसके अनुसार यदि समय सीमा का अंतिम दिन न्यायालय बंद रहता है तो अगली कार्य दिवस को वह मुकदमा, अपील या आवेदन दाखिल करना वैध माना जाएगा। सपोज संडे या कोई सैटरडे या कोई ऐसा हॉलिडे बीच में आ जाता है तो जिस दिन न्यायालय खुलता है तो उस दिन से वो लिमिटेशन पीरियड शुरू होता है। जनरल क्लोजेज एक्ट की धारा 10 है, जब समय सीमा के अंतिम दिन न्यायालय बंद होता है तब प्रक्रिया अगली कार्य दिवस को पूरी मानी जाती है। लेकिन इसका जो लाभ है वो केवल प्रेस्क्राइब पीरियड के लिए है। मसलन जैसे आर्बिट्रल अवार्ड है तो उसमें जो इनिशियल 3 महीने हैं वो इसमें माने जाएंगे और जो एडिशनल जो अतिरिक्त कॉन्डोनेबल अवधि है जो आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत वो इसमें शामिल नहीं आता। ये एक अपवाद है, लेकिन जो बाकी सभी केसेस हैं उनके लिए अगर न्यायालय बंद रहता है तो वो सब उसमें लिमिटेशन पीरियड में नहीं काउंट किया जाएगा और जिस दिन न्यायालय खुलता है तो वो जो समय सीमा है उसकी वो स्वतः जो मानी जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है सर कि अपील और आवेदन के लिए जो समय सीमा है वो क्या है और अपील और आवेदन के लिए समय सीमा की गणना कैसे होती है, कौन कौन से दिन इसमें शामिल नहीं होते? अपील जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट है, ये सामान्य जो नॉर्मल कोर्स में हम देखें तो किसी केस में 30 दिन अवधि होती है जो अपील करने की, किसी केसेस में ये 60 दिन होती है, किसी किसी में 90 दिन भी निर्धारित किए गए हुए हैं। जैसे आर्बिट्रेशन का सेटिंग असाइड या रिवीजन रिव्यू है, ये भी अवधि अलग अलग है। इसमें 10 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन, कुछ में तो 1 से 3 साल तक की भी अवधि होती है अपील फाइल करने की। अब बात है कि जो गणना के नियम है वो कैसे किया जाता है। तो जो सेक्शन 12 है लिमिटेशन एक्ट का, तो सबसे पहला तो जो स्टार्ट डेट है यानी कि जिस दिन निर्णय हुआ है और जिसके खिलाफ यानी कि जो इम्प्यून ऑर्डर है जिसको हम चैलेंज कर रहे हैं अपील में, तो उस दिन जिस दिन निर्णय को प्रोनाउंस किया है या तो वो इस गिनती में शामिल नहीं होता जी। जजमेंट अवार्ड की कॉपी, जैसे सपोज 21 जुलाई को अगर कोई निर्णय होता है तो वो उसमें शामिल नहीं होगा और उसकी कॉपी लेने में हमें 8 दिन, 9 दिन या 1 महीने का समय लगता है, तो वो पीरियड भी उसकी अवधि में शामिल नहीं होगा। तो ये जो निर्णय सुनाए जाने का दिन और कॉपी लेने का समय दोनों गणना से बाहर रहते हैं। अब तीसरा है कॉपर आवेदन, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोर्ट फीस देने के पैसे नहीं हो और वो एक एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट में कि मेरी कोर्ट फीस है वो माफ की जाए, तो जिस दिन वो एप्लीकेशन लगाता है और जिस दिन ऑर्डर आता है तो वो पीरियड भी लिमिटेशन में काउंट नहीं होता है। अच्छा। तो ये सब उसके लिमिटेशन के बाहर होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सर कि हाँ जी बोलिए सर। हाँ, जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, इलनेस या गैर जिम्मेदार व्यवहार, यानी कि सपोज वो कोई गलती से रॉन्ग ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है तो और कोर्ट को लगता है कि विद ड्यू डिलिजेंस इसने गलती से ये रॉन्ग ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज की है, तो ये अवधि भी उसके बाहर होती है और वो भी गणना में नहीं आती है। तो इस प्रकार जो कोई भी अपील है, आवेदन है, तो उसके लिए एक निर्धारित अवधि होती है और प्रारंभिक दिन, कॉपी प्राप्ति का दिन, कोर्ट फीस, जैसे कॉपर आवेदन, ये सब समय सीमा से बाहर किए जाते हैं। और अतिरिक्त देरी के लिए जो सेक्शन 5 में दिया गया है, ये केवल प्रमाणित कारणों पर ही ये जो डिले है कॉन्डोन होती है। जी, अगला सवाल है सर कि विधिक अक्षमता क्या है और इसका जो समय सीमा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति विधिक अक्षमता के कारण समय सीमा के भीतर अपील या आवेदन नहीं कर सकता तो फिर क्या किया जा सकता है? यदि 1 से
अधिक वादी आवेदक यानी एक ही मुकदमे में ये आवेदन के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, तो उसमें कोई सपोज कोई व्यक्ति लीगली डिसेबल है, जैसे कोई नाबालिग है या मानसिक रूप से वो असक्षम है, और तो जो समय सीमा होती है वो पूरे वादी समूह पर नहीं चलेगी। सपोज 10 लोग हैं, उनमें से एक लीगली डिसेबल है और जो 9 लोग हैं वो लीगली एबल हैं, यानी कि वो कर सकते हैं फाइल। तो जो समय सीमा है वो 9 लोगों पर लागू नहीं होगी, लेकिन अगर कोई लीगली डिसेबल है तो वो समय सीमा उन पर लागू हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि कोई जो 10 पार्टी जो उसमें कोई माइनर है यानी कोई बच्चा है या कोई मेंटली अनसाउंड है, तो जो बाकी लोग सपोज उनको 90 दिन के अंदर अपील करनी होती है तो उनका 90 दिन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो लीगली डिसेबल है या माइनर है वो जब तक यानी कि जो मेंटली साउंड नहीं हो जाते या माइनर मेजर में नहीं चले जाते तब तक उनकी जो अवधि है वो शुरू नहीं होती है। या कोई भी जो डिसेबल व्यक्ति है अगर कोर्ट उनको डिस्चार्ज नहीं करती है तब भी वो जो समय सीमा है सभी वादियों के लिए सामान्य रूप से चलना शुरू हो जाती है। तो कोई भी कानूनी असक्षम होने के कारण समूह किसी कार्रवाई के लिए बाध्य है तो उसकी सहमति अनिवार्य है। तो समय सीमा उस समय तक रुकी रहेगी जब तक वादी सक्षम न हो जाए, लेकिन यदि मुकदमा या डिस्चार्ज उसकी सहमति के बिना संभव है तो सामान्य समय गणना तुरंत शुरू हो जाएगी, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये सभी वादियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यादव साहब, समय सीमा की जो गणना है उसमें प्रतिवादी की अनुपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है? मान लीजिए कि अगर वह राज्य से बाहर है तो फिर समय सीमा की गणना पर इसका क्या असर होगा? कोई भी सूट है उसकी समय सीमा की गणना में वह अवधि से पूरा बाहर किया जाएगा। जैसे सपोज यदि आपके पास 1 वर्ष की समय सीमा है और प्रतिवादी उस दौरान 6 महीनों तक विदेश में रह रहा था, तो जो 6 महीने का समय सीमा है वो उसमें नहीं गिना जाएगा। यानी कि उनके पास अब केवल 1.5 वर्ष का जो है वो समय रह जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी की भारत से बहिर्वास अवधि को पूरी तरह से छूट दी जाती है जब तक उसकी गैर मौजूदगी को प्रमाण सहित सिद्ध करते हैं। जैसे उनका पासपोर्ट स्टाम्प, यात्रा टिकट, इमिग्रेशन रिकॉर्ड आदि ये सब चेक करते हैं कि क्या वो वाकई में ही देश से बाहर थे या वैसे ही एक एक्सक्यूज बनाया कि मैं देश से बाहर था। यदि प्रतिवादी बार बार विदेश जाता है तो हर अनुपस्थिति अवधि को जोड़कर टाइम लिमिट हटाया स्थगित किया जाता है। मान लो 10 बार गए हैं तो वो 2-2 या 3-3 दिन के लिए, तो वो उसके अंदर जो उससे डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है सर, अपील और आवेदन के लिए जो समय सीमा है उसकी गणना कैसे की जाती है और इसमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं? जी, अपील जैसे कोई भी अपील होती है तो सपोज 90 दिन या 30 दिन या 60 दिन का जो समय होता है अपील फाइल करने का, तो मैंने कुछ समय पहले बताया था। जैसे अगर किसी इम्प्यून ऑर्डर को हम चैलेंज करते हैं, सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को हम चैलेंज करते हैं, तो जिस दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर का निर्णय आया है वो दिन उससे हट जाता है, यानी कि वो उसमें काउंट नहीं होता। और जिस दिन कॉपी मिलती है, यानी कि जिस दिन हम कॉपी अप्लाई करते हैं और जिस दिन हमें कॉपी रिसीव होती है, सपोज 8 दिन या 10 दिन जो भी समय सीमा लगी है, तो वो भी उस पीरियड से डिडक्ट हो जाता है। तो सपोज 90 दिन की समय सीमा है और हमें 20 दिन कॉपी मिलने में मिल गया, 1 दिन ऑर्डर का डेट, तो 21 दिन उसमें से वो घट जाएगा। तो जो बाकी का पीरियड बचेगा वो उसमें काउंट होता है समय सीमा में। ठीक है सर, विधिक अक्षमता के कारण जो समय सीमा है उसका यदि विस्तार करना हो तो कैसे किया जा सकता है? जैसे कोई भी लीगली डिसेबल है जी, तो जब वो केस डालने में सक्षम ही नहीं होते हैं तो उनके ऊपर वो जो लिमिटेशन एक्ट है वो एप्लीकेबल ही नहीं होता है। लेकिन जिस दिन वो लीगली एबल हो जाते हैं या माइनर मेजर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो अवधि शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जिस दिन वो लीगली डिसेबल या मेजर हो जाते हैं तो उस दिन से वो
डिले पीरियड या जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। सपोज 90 दिन का समय था और कोई बच्चा 16 साल का है, तो जिस दिन वो 18 साल का होगा 2 साल के बाद, तो जैसे ही वो 18 का कंप्लीट करता है तो वो समय सीमा शुरू हो जाती है। या कोई अनसाउंड माइंड है सपोज, और उनका कोई इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, और इलाज के बाद अगर वो ठीक हो जाते हैं, मान लो 1 महीने में, साल में, तो जिस दिन वो ठीक होते हैं उससे वो 90 डेज जो लिमिटेशन पीरियड है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से उसकी गणना की जाती है। ठीक है। और सर, समय सीमा की जो गणना होती है उसमें न्यायालय की छुट्टियों का भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या? यदि हाँ तो फिर कैसे? बिल्कुल पड़ता है। हाँ। अगर बीच में छुट्टी आ जाती है तो वो समय सीमा से बाहर हो जाती है। जैसे मान लो कोई समर वेकेशंस आ गई हो बीच में, या संडे, सैटरडे या दिवाली, कोई भी ऐसी पब्लिक हॉलिडे है जो बीच में आ जाती है, जिस दिन न्यायालय की कार्रवाई नहीं होती है, तो जिस दिन न्यायालय खुलेगा, यानी कि जो नेक्स्ट डे जिस दिन ओपन होगा, तो उस दिन से वो समय सीमा शुरू होगी, और जो जब तक बंद रहेगा वो उसके अंदर से वो पीरियड लेस हो जाएगा, यानी डिडक्ट हो जाएगा। और सर, यदि एक से अधिक प्रतिवादी हो और समय सीमा का तब क्या प्रभाव पड़ता है? और अगर मान लीजिए एक राज्य से बाहर हो तब? राज्य से बाहर हो तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर वो देश से बाहर हो, यानी कि इंडिया की जुरिस्डिक्शन से ही बाहर हो, तो जितने पीरियड के लिए वो बाहर है, वो पीरियड उसके अंदर से डिडक्ट हो जाएगा। सपोज कोई 6 महीने के लिए बाहर गया है और लिमिटेशन पीरियड अपील डालने का 1 साल का है, तो 6 महीने और ऐड हो जाएंगे, यानी कि उनको 1.5 साल का समय मिल जाएगा अपील डालने का। रही बात अगर एक से ज्यादा अगर कोई वादी है, सपोज एक से ज्यादा वादी सभी मेजर और साउंड है, तो उनके ऊपर वही समय सीमा एप्लीकेबल होती है जो सभी केसों के अंदर होती है। लेकिन अगर उनमें कोई ऐसा वादी जो अगर कोई माइनर हो या अनसाउंड माइंड हो, तो जब तक उस पर्टिकुलर को डिस्चार्ज नहीं किया जाता, वो समय सीमा शुरू नहीं होती जब तक वो मेजर या साउंड माइंड ना हो जाए, यानी कि वो बिल्कुल जो उनकी विकलांगता है वो खत्म ना हो जाए, तो तब तक वो शुरू नहीं होगा। और यदि यादव साहब न्यायालय किसी मामले को सुनने में अक्षम है तो क्या होगा? अगर न्यायालय किसी मामले को सुनने में अक्षम है तो वो पीरियड भी कॉन्डोन हो जाएगा, बशर्ते अगर जो उन्होंने फाइल की है कोई रिट या अपील या कोई भी सिविल सूट फाइल किया है, तो अगर विद ड्यू डिलिजेंस वो फाइल किया है तो वो अवधि भी उसके अंदर से लेस हो जाएगी। सब वो 6 महीना लग गया है कोर्ट के अंदर, और 6 महीने बाद पता लगता है कि ये तो रॉन्ग ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज की है, तो वो जो 6 महीने का पीरियड है वो लिमिटेशन एक्ट के उससे दायरे से बाहर हो जाता है, और डिले को 6 महीना करके कॉन्डोन किया जाता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद राम नरेश यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो लीगल हेल्पलाइन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।